आरक्षण हटाओ बात शुरू की गई है। ये जो बच्चे एक साथ आए थे, इनमें आपस में दूरी जो बांटने की राजनीति है, उसके तहत ही इस चीज को उठाया जा रहा है। उसी की दिशा में ये अगली कड़ी है। तो ये जो बार बार रिजर्वेशन खोलेंगे, हम तो कह रहे खोलो, इन 10 लोगों को 10% दे दो, बाकी सबको ओपन कर दो। लेकिन इस देश के बच्चों को लड़ाने का जो काम है, वो साजिश कम से कम बंद कर देनी चाहिए। अभी ये हम अगर आंदोलन की ये बात करें, इसको आपने किस तरह से देखा और समझा? बच्चों ने देश के सामने कुछ बेसिक मुद्दे रखे थे कि हमारा पेपर बार बार लीक क्यों होता है, हमारे सिस्टम में क्या खराबी है। और जब वो बात उनकी नहीं सुनी गई, तो फिर जो सिस्टम के लिए जिम्मेदार थे, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांगने की बात हुई। ये इनकम्पिटेंट लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं अपने पैसे के बल पे। ये जो लोग हैं, ये मेरिट कार्ड कौंसला बना के देश के 90% समाज को उनके हक से वांझा करना चाहते हैं। जैसे जैन जी ने इनका मुंह तोड़ा है आंदोलन के माध्यम से, जब ये एजिटेशन के मोड में आएंगे, अभी इनको यही लग रहा है हमारे पास साधन बहुत हैं, हमारे पास गाड़ियां बहुत हैं, हमारा प्रशासन हमारे कंट्रोल में है, हमारे पास पैसे बहुत हैं, हम दबा लेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति की रोजी रोटी का सवाल आता है, तो फिर वो दिखा देता है कि मैं कहां तक आंदोलन कर सकता हूं। तो ये देश को बहुत गंभीरता से इस दौर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार जो साजिश करता जमात इधर हुकूमत में बैठी है, वो षड्यंत्र कर रही है कि इन बच्चों को टकराव में लेके आए। हम बच्चों को नहीं बांटना चाहते, लेकिन सरकार हर समय झगड़ा कैसे पैदा करना है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, जे खालिस्तानी है, जे पाकिस्तानी है, जे बांग्लादेशी है, जे घुसपैठिए हैं, ऐसे करके जे अर्बन नक्सल है, जे रूरल नक्सलाइट है, ये ऐसा करके आंदोलन को जो भटकाने की साजिशें हमेशा रचते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तकरीबन 50 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पे एक आंदोलन चलता है। उस आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और नए शिक्षा मंत्री आते हैं। लेकिन इस आंदोलन के बाद एक और आंदोलन की आवाज उठने लगी, उसमें भी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग जुड़ने लगे और वो आंदोलन शुरू होने लगा रिजर्वेशन, जी हाँ, आरक्षण हटाओ आंदोलन। जब भी कोई मुद्दा होता है, उस मुद्दे को फिर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से जोड़ दिया जाता है। ये एक सोच है जो बराबर हमारे समाज में पल रही है, बढ़ रही है और हमने उसको पनपते हुए भी देखा है। इसी को समझेंगे कि ये कैसी सोच है और जो ये रिजर्वेशन को हटाने की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं और उनके साथ क्या बात करनी चाहिए। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मोहाली से सर, आपकी पार्टी सामाजिक संघर्ष पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सरदार जसविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दा स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। अभी ये हम अगर आंदोलन की ये बात करें, इसको आपने किस तरह से देखा और समझा? सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। और जो दिल्ली के जंतर मंतर में ये आंदोलन हुआ जैन जी का, जो बच्चे अपने नीट का एग्जाम पेपर लीक होने की वजह से एजिटेशन कर रहे थे, उन बच्चों ने देश के सामने कुछ बेसिक मुद्दे रखे थे कि हमारा पेपर बार बार लीक क्यों होता है, हमारे सिस्टम में क्या खराबी है।
और जो खराबी है उस खराबी को दूर किया जाए। और जब वो बात उनकी नहीं सुनी गई तो फिर जो सिस्टम के लिए जिम्मेदार थे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांगने की बात हुई। और उसके बाद जो बच्चे एजिटेशन कर रहे थे, जो उस एजिटेशन के दौरान जिनको मृत्यु प्राप्त हुई, उन बच्चों के लिए कंपनसेशन डिमांड कर रहे थे, उन पेरेंट्स के लिए। और जो बच्चे उस एजिटेशन के दौरान जिनको चोटें आई, गंभीर चोटें आई, उनके इलाज के लिए वो बात कर रहे थे। तो ये देश के सामने एक पहला आंदोलन हम कह सकते हैं, जो किसानी आंदोलन के बाद इशू बेस्ड आंदोलन था। तो इसी वजह से इसको भटकाने की जो बात थी होती है अक्सर कर आंदोलन में, वो नहीं हो पाई। क्योंकि अक्सर जब हम किसानी आंदोलन को दिल्ली में देखते थे, ये तो नशे के वाले लोग हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी है, दिल्ली को बर्बाद कर देंगे, ऐसे लांछन लगाकर ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड हैं, ऐसे लांछन लगा के उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी गई। लेकिन उस वक्त की जो सूझवान लीडरशिप थी, उन्होंने देश को बताया कि हम जो फार्मर है और फार्मर के साथ जो उसके ऊपर डिपेंडेंट लेबर है और जो देश है जिसके सामने आने वाले समय में फूड क्राइसिस आने वाला है, हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ये उसी नेचर में ये पहला आंदोलन नौजवान बच्चों ने लड़ा, जिनके सामने ना कोई राजनीतिक पार्टी थी, ना कोई धार्मिक व्यवस्था थी। इन लोगों ने कहा कि हम आपसे इंसाफ चाहते हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है कि देश के नागरिकों को इंसाफ दिया जाए। और इस आंदोलन को उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से लड़ा और जीत प्राप्त करे। धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं, जो वो देश के साथ जो प्रॉमिस करेंगे कि हम पहले इंक्वायरी करें, अगर इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी होने के बाद ही हम किसी को सजा दिला सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को वो चुनचने पकड़ा के कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन वो बच्चे अपनी डिमांड के ऊपर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन चाहिए पक्का, पहले तो मंत्री जी जाएं, उसके बाद आप जो व्यवस्था लाना चाहते उसकी बात करो, और जो व्यवस्था लेकर आओगे उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आओ। तो ये देश के नौजवान बच्चों ने, जिनको हम समझते थे कि ये कान में मोबाइल वो हेडफोन लगा के किसी की बात सुनते नहीं है, और ये जो बच्चे हैं इन्होंने साबित कर दिया कि हम अपने फ्यूचर के लिए भी समर्पित हैं और हम देश के लिए भी समर्पित हैं। तो इसलिए ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। उन बच्चों को मैं बधाई भी देता हूं। और अभी आपने ये नया आंदोलन जो है उसकी चर्चा करी है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, करना कुछ और होता है, करवाना कुछ और होता है। तो अभी ये जो रिजर्वेशन का इशू उठा रहे हैं, तो पहले तो ये बताना चाहिए देश को कि देश की 80 साल की आजादी में इस देश का जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है और बैकवर्ड क्लासेस है, जो लगभग 75% से ज्यादा इनका शेयर होता है,
तो 75% पॉपुलेशन को आज तक हमने रिजर्वेशन दी कितनी है? क्लास 1 ऑफिसर के ग्रेड में, क्लास 2 में, क्लास 3 में और क्लास 4 में। पहले जो व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए कि आज तक कितनी दी है, उसके बाद पता चलेगा कि रिजर्वेशन खा कौन रहा है। इस देश के अंदर ना माइनॉरिटी को हिस्सा मिलता है, ना बैकवर्ड क्लासेस को हिस्सा मिलता है, ना शेड्यूल्ड कास्ट को मिलता है, ना शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलता है, और सबका हिस्सा इस देश का जो पंडित बनिया ठाकुर है, ये 10% लोग ही खा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूं देश को कि 10% इनकी आबादी है, इनको 10% दे दो। इन्होंने दूसरे हक का हक जो 80 साल में मारा है, वो हक खाना बंद कर दे। जो 90% शेयर बचेगा उसको हमने, बाकी समाज ने कैसे बांटना है वो हम बाद में तय कर लेंगे। पहले इनको इनके हिस्से का जो है 10% दे दो, ताकि इनको ये ना लगे कि हमारा कोई हक खा रहा है। हमारा हक पिछले 80 साल से खा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं। ये जो कॉम्पिटेंसी इनके दिमाग में नंबरों की फंसी हुई है और पैसे के बल पे जो कॉम्पिटेंसी खरीद रहे हैं, ये मेरिटोरियस नहीं है। सबसे जो बड़ा सवाल है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं अपने पैसे के बल पे। इसलिए जब साधारण गरीब घर के, मजदूर घर के बच्चे जो हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जब उनको वो मौका मिलेगा, वो दिखा देंगे हम कितने काबिल हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये मेरिट कार्ड कौंसला बना के देश के 90% समाज को उनके हक से वांझा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये जैसे जैन जी ने इनका मुंह तोड़ा है आंदोलन के माध्यम से, जब ये एजिटेशन के मोड में आएंगे, अभी इनको यही लग रहा है हमारे पास साधन बहुत हैं, हमारे पास गाड़ियां बहुत हैं, हमारा प्रशासन हमारे कंट्रोल में है, हमारे पास पैसे बहुत हैं, हम दबा लेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति की रोजी रोटी का सवाल आता है, तो फिर वो दिखा देता है कि मैं कहां तक आंदोलन कर सकता हूं। तो ये देश को बहुत गंभीरता से इस दौर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार जो साजिश करता जमात इधर हुकूमत में बैठी है, वो षड्यंत्र कर रही है कि इन बच्चों को टकराव में लेके आए। हम बच्चों को नहीं बांटना चाहते, हम देश का जो सिस्टम है उसको सुधारना चाहते हैं। देश की ये जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, स्वाभिमान से जीने का जो हक है वो दे। लेकिन सरकार हर समय झगड़ा कैसे पैदा करना है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, जे खालिस्तानी है, जे पाकिस्तानी है, जे बांग्लादेशी है, जे घुसपैठिए हैं, ऐसे करके जे अर्बन नक्सल है, जे रूरल नक्सलाइट है, ये ऐसा करके आंदोलन को जो भटकाने की साजिशें हमेशा रचते रहे हैं। क्योंकि मीडिया इनके कंट्रोल में है, मीडिया इनकी भाषा बोलता है। वो जो गोदी मीडिया है, जो वो दो ही घराने हैं जिनके इशारे पे काम करता है। तो बाकी देश जो है सिर्फ इनकी साजिश का शिकार हो रहा है। तो मैं आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो आने वाली बात रखी है कि ये गंभीर चुनौती बढ़ने वाली है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ देश के सामने व्हाइट पेपर लेके आओ
क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक की पोस्टें हैं, उसमें पिछले 79 ईयर से कितनी रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट को, बैकवर्ड को, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है जहाँ माइनॉरिटीज है उनको कितना हिस्सा दिया, और उनका हिस्सा खा के कौन कौन तकड़ा हुआ और करोड़पति हुआ, और उनसे सबसे रिकवरी करने की भी का जी जो प्रावधान है वो भी प्लान किया जाए। सर ये हम क्या ये समझें कि ये जो अभी ये आरक्षण हटाओ बात शुरू की गई है, ये जो बच्चे एक साथ आए थे इनमें आपस में दूरी जो बांटने की राजनीति है उसके तहत ही इस चीज को उठाया जा रहा है? उसी की दिशा में ये अगली कड़ी है, क्योंकि इस जैन जी के आंदोलन ने देश भर के बच्चों को एक मंच पर ला दिया था कि हमारे साथ सरकारें धोखा करती हैं, हमें हमारा हक नहीं देना चाहती, और हमारे हक मारने के लिए बार बार ये षड्यंत्र करती हैं। तो इस षड्यंत्र को रोकने के लिए देश भर के बच्चे एक मंच पर आए, और जो बच्चों की यूनिटी है उनको आज फिक्र हो रहा है कि हमारा देश किस ट्रैक के ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो ये जो उनकी यूनिटी है, अब उनकी यूनिटी को आगे सब डिवाइड करने के लिए, तोड़ने के लिए ये नई साजिश का हिस्सा हो रहा है। इस देश के अंदर 1955 में पहली बार बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कंप्लीट हुआ था, और 1977 तक उनको उसका हिस्सा नहीं मिला, वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में चली गई। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1978 से 80 के बीच में कंप्लीट हुई, वो आने वाले 9-10 साल में बीपी सिंह गवर्नमेंट आने से पहले फिर रद्दी की टोकरी में चली गई। तो उस हालात के अंदर आज तक भी जिन लोगों को 27% हिस्सेदारी देने की बात हुई, इस देश के 53% पॉपुलेशन को, वो 27% हिस्सेदारी भी नहीं दी गई। तो ये जो बार बार रिजर्वेशन खोलेंगे, हम तो कह रहे खोलो, इन 10 लोगों को 10% दे दो, बाकी सबको ओपन कर दो, लेकिन इस देश के बच्चों को लड़ाने का जो काम है वो साजिश कम से कम बंद कर देनी चाहिए। सर एक चीज और भी, जब भी आरक्षण की बात आती है तो उसको ये भी कहकर बड़ा कहा जाता है कि आप जातियों का आरक्षण मत कीजिए, आर्थिक आरक्षण लेकर आ जाइए। तो इस चीज को कैसे युवा समझे, आर्थिक आरक्षण और जातीय आरक्षण को, चीजों को लेकर जब बातें फैलाई जाती? देखो, इस देश के अंदर जब आर्थिक आरक्षण की बात हुई कि 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, अब उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लिमिट क्या बनाई? जिसके पेरेंट्स के पास 8 लाख रुपए की एनुअल इनकम है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लिमिट में जाएगा, और वो गया किनको? वो 90% जो है इस देश का जो स्वर्ण जाति है उसको गया है, 10% लोगों को वो हिस्सा गया है। जबकि बैकवर्ड क्लास की जो लिमिट है वो 5 लाख थी, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 8 लाख की लिमिट, और जो बैकवर्ड क्लास की है वो 5 लाख लिमिट। तो ये बताओ ना, ये किनको कंपनसेट करना चाहते हैं? और जब उनको देना था उसके लिए एक रात में एक कलम चला दी, और मुड़ के उसके ऊपर कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ,
क्योंकि वो इन लोगों का जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इनका हिस्सा खाने की बात थी। तो आज ये जो नए नए वो अंजाम दे के बात कर रहे हैं, बड़े बड़े पेपरों में आने वाले समय में जो इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हैं वो आर्टिकल लिखेंगे, इनकॉम्पिटेंस पैदा होती है, रिजर्वेशन के कारण ये होता है। इस देश की 100% रिजर्वेशन पिछले 1000 साल से इस देश के स्वर्ण जाति के पास रही है। वो 1000 साल जो देश है वो गुलाम रहा है, और उस गुलामी के दौर में भी जो विदेशी हुकूमतें थी, चाहे वो इस्लामिक हुकूमत थी, चाहे वो अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस दौर में इस देश के पंडित, बनिया और ठाकुर ने राज्य के अपना हिस्सेदारी एंजॉय करी है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सेना के अंदर उनकी हुकूमतों को जिंदा रखने के लिए, जहां इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी बहू बेटियां तक दी है इन्होंने। आज जो कर रहे हैं ना, ये लव जहाज है, ये आपकी बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे अगर उनकी हुकूमत आ गई। इन लोगों ने उनका शासन बरकरार रखने के लिए 1000 साल तक उनको अपनी बहू बेटियां दी, उनको अपने सारे संसाधन दिए, उनकी हुकूमत को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन किया और सारी मलाई खाई और अपने बहन भाइयों के ऊपर डंडे चलाए। ये है इनका हकीकत जो चेहरा है। तब बस एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप शुरुआती दौर के हैं जिसने बहुजन समाज पार्टी को भी बनाया था, उठाया था, खड़ा किया था। आज आप सामाजिक संघर्ष पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये देखा गया है कि जो जाति की सुरक्षा के लिए पार्टियां बनती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता होती है उसकी गोद में बैठ जाती हैं। अब जब ये मुद्दा उठ रहा है, इसमें भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आप ही जैसे लोगों को आके बढ़कर आवाज उठानी पड़ रही है। देखो, ऐसा है कि आंदोलन जब चलते हैं तो एक अच्छे उद्देश्य के लिए सामने लक्ष्य लेकर चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते उन आंदोलन के जो लीडर्स हैं उनको मैनेज किया जाता है। आज जैसे आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके एमपी जीतते किसी पार्टी से हैं और उनको तोड़ के जो रूलिंग पार्टीज है वो अपना बहुमत तैयार कर रही है। इसी ढंग से जो व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन तैयार होते हैं उनकी लीडरशिप को भी मैनेज किया जाता है। तो हमारा आंदोलन जो हमने इक्वालिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तैयार किया था, तो उस आंदोलन को हाईजैक किया गया और उस आंदोलन को मैनेज किया गया। आज बहन जी जो उस आंदोलन की सर्वासर है, वो एक आवाज नहीं निकालती। उनको इस व्यवस्था में कोई खराबी नजर नहीं आती। वो लालजी टंडन और मिश्रा जी के राखियां बांध को लगता हमारा इनकलाब हो गया, लेकिन हमारा जहां से आंदोलन चला था हम लौट के फिर पिछले 50 साल के बाद उसी पड़ाव के ऊपर आ गए हैं। दोबारा से हमें आंदोलन खड़ा करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप जीना चाहते हैं और जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समाज को जीना सिखा रहे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि सत्य की आवाज जो है उसको हमेशा बुलंद किया जाए। जो देशभक्त हैं उनकी पहचान तभी होती है जब कोई गद्दार पैदा होता है। तो आंदोलन में समाज के दुखी गद्दार जो है पैदा होते रहते हैं, जो दुश्मन के साथ मिलके रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनकी अपनी जमीन गंदी है
तो हमने उनके ऊपर क्या बोलना है। तो उनको उनके राजपाग मुबारक हो, लेकिन जो अणख से जीने वाले लोग हैं, जो स्वयं से जीने वाले लोग हैं, वो आंदोलन तैयार कर रहे हैं। तेजी से वो आंदोलन आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में आपको गर्व होगा कि एक ऐसा स्वयं से जीवन जीने वाले लोगों का काफिला मुड़ के तैयार हो गया है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फूले और पेरियार के जो हमारे महापुरुषों के सिद्धांत हैं, उसको बरकरार रखने के लिए देश में काम कर रहा है। तो आपने मुद्दे उठाए हैं, ये अभी मुद्दों की शुरुआत है। धीरे धीरे जिनका काम है साजिश रचना, वो रुकेगा नहीं, वो बच्चों को लड़ाएगा, उनकी एकता को तोड़ेगा, क्योंकि यही जो बच्चे हैं कभी करते थे मोदी मोदी मोदी, यही जेन जी जनरेशन थी जो अच्छे भविष्य के लिए इन लोगों को लेकर आए थे। लेकिन ये लोग तो महमूद गजनवी से भी बुरे लोग निकले, क्योंकि उन्होंने 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर से चंदा लूटा था। लेकिन अब ये लोग जो हैं, ये चंदा लूटने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले बन गए हैं। ये राम के सके नहीं है, ये उनको इष्ट नहीं मानते। हमारे देश की जो सोल है उसको ये आत्मा नहीं मानते। ये उनकी आत्मा, भगवान राम की आत्मा को भी दुख देने वाले लोग हैं, जो उनके गोलक से चंदा चुराते हैं और जो उनको चंदा चुराने वालों को सजा देने के बजाय उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हमारी बहन जी भी उसी साजिश में शामिल है। वो कहती है आपके पास सबूत है तो लेके आओ, किसने चंदा चुराया। अभी उसकी उम्र हो गई है कि पता नहीं उनकी आंखों के आगे भी कैटरेक्ट आ गया है, उसकी आंख का भी शायद ऑपरेशन ना होने वाला हो, क्योंकि उसको अब साफ साफ ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। तो ये जो देश के सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या आने वाली है, जिसके तरफ आपने हमें आगाह किया है, और हम जमीन के स्तर पे ये बात को लेके जाएंगे कि आपके हकों के ऊपर डाका पड़ने वाला है। आप अपनी जो तैयारी है उसको पूरे दिलो जान से तैयार हो, क्योंकि हम इनके षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुक्रिया साहब, आपने बहुत अच्छे से मुद्दा समाया। मुझे लगता है कि जेनजी सुनेगा और जरूर समझेगा कि ये सब जो बातें उठाई जा रही हैं वो अब जो जेनजी की एकता थी उन्हीं को तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि इस एकता के सामने कहीं ना कहीं सरकार झुकी है और उसको अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम दा स्वतंत्र से आपसे चर्चा करते रहेंगे और इस पहलू को और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं जैन जी को अपील करता हूँ, बच्चों आपस में लड़ना नहीं है, हम दुनिया से चले जाएंगे। ये देश आपका है, इस देश को कैसे अच्छा बनाना है और इस देश को कैसे दुनिया की सुपर पावर बनाना है, उसके लिए आप अपना ध्यान फोकस करो, ना कि ये आपको जो आपकी एकता को तोड़ने के षड्यंत्र कर रहे हैं, इन लोगों के ट्रैप में आओ। थैंक यू सर। नमस्कार।